आपने हिसार में रह के ही अपने इंडिविजुअल टीचर्स को चूज़ किया, इसका क्या स्पेसिफिक रीज़न रहा? मैंने सुना है कि इनका एक एसोसिएशन भी है एचआईटी के नाम से ना, हिसार इनक्रेडिबल टीचर्स। क्या रोल रहा है इनका इस प्रिपरेशन के अंदर? एचआईटी के टीचर्स ने सिस्टम इतना अच्छा बनाया हुआ है। करिकुलम की बात करते हैं कि आपका रूटीन कैसे रहा इस प्रिपरेशन के दौरान? एडवांस से आखिरी 2 महीने मैंने रेगुलर बैडमिंटन खेला था 1 महीना, जिसने मुझे लगता है कि एडवांस वाले दिन मुझे बहुत हेल्प की। पेरेंट्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है इस जर्नी के अंदर? तो आप मेंस और एडवांस के पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले कवर करते थे। तीनों सब्जेक्ट को साथ में बैलेंस करके चलने के लिए क्या करना चाहिए बच्चे को? जेईई मेन 1 में आपने ऑब्वियसली वो भी अच्छा ही किया था, बट उसको भी फर्दर इंप्रूव करने के लिए और फिर एडवांस को इंप्रूव करने के लिए सिमिलर स्ट्रेटेजी रही आपकी या कुछ अलग आपने दोनों के लिए फॉलो किया? केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स की भी बहुत अहमियत है। मैंने टेस्ट सीरीज तो 2-3 ज्वाइन की थी, बट मैं उनके कभी टेस्ट दे ही नहीं पाया क्योंकि हमारे सर ने ही इतने अच्छे से सिस्टम सब ऑर्गेनाइज कर रखा था। तो अगर किसी का बैकलॉग बन जाए तो उसको कैसे टैकल करे वो बच्चे? नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जेईई एडवांस का रिजल्ट हमारा अभी आया है और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। ये इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है और इसको क्रैक करने वाला आज हमारे बीच जो एस्पिरेंट है, उसकी ऑल इंडिया रैंक जेईई एडवांस के अंदर 62 आई है। जेईई मेन के अंदर बच्चे की रैंक 308 आई थी और उसके बाद जेईई एडवांस में काफ़ी हद तक इम्प्रूव करके ऑल इंडिया रैंक 62 बच्चा लेकर आया है। लेकिन आप लोग कहेंगे इसमें क्या ही नई बात है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बच्चा किसी भी ब्रांडेड इंस्टीट्यूट से ना पढ़कर इंडिविजुअल टीचर से पढ़ के इसने ये रैंक निकाली है, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। आज आपको हम स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताएंगे, कैसे बच्चे ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, कैसे उसने अपने जो भी रुकावटें, जो भी दिक्कतें बीच में आई उनको कवर किया, कैसे टीचर्स ने उसकी हेल्प करी और क्या उसका रूटीन रहा। तो मिलते हैं केशव बंसल से। वेलकम केशव बंसल। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत मुबारक हो यार, ऑल इंडिया रैंक 62 लेकर आना कोई छोटी बात नहीं है ना? और वो भी इंडिविजुअल टीचर से पढ़ के अपने होम टाउन में रहकर पढ़ना बहुत बहुत बढ़िया बात है एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए एंड देन विल कंटिन्यू। तो मेरा नाम केशव बंसल है। मैं हिसार में अर्बन स्टेट 2 का रहने वाला हूँ। मेरे फादर का नाम अनिल बंसल है, वो एक बिजनेसमैन है, और मेरी मदर का नाम सीमा बंसल है, वो होम मेकर हैं। ओके, तो आप एक बात बताइए, जब आप एग्ज़ाम देकर आए जेईई एडवांस का, तो ऑब्वियसली जब हमारा एग्ज़ाम अच्छा होता है हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है। क्या आपको उम्मीद थी उस समय कि आप अंडर 100 रैंक लेकर आएंगे? अंडर 100 की उम्मीद थोड़ी कम लग रही थी। मेरे हिसाब से मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ था, बट जब फिर मैंने आके कोचिंग वगैरह की आंसर कीज से थोड़ा मैच करने की कोशिश की, तब मुझे आइडिया लगना शुरू हो गया था कि हाँ, मेरा पेपर एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा हो गया। बहुत बढ़िया। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था इस रैंक को देखकर जब आपको पता लगा 2 जून को जब रिजल्ट आया कि मेरी 62 रैंक आई है? बहुत अच्छा रिएक्शन था, सब बहुत खुश थे। कहीं ना कहीं सबको थोड़ा आइडिया तो था कि अंडर 100 आ जाएगी, बट वो 62 रैंक देख के सब बहुत खुश हुए घर पे तो भी। मम्मी पापा फैमिली सब बहुत खुश होंगे? हाँ हाँ, सब खुश हुए, नेबर्स भी बहुत खुश हुए, सब रिश्तेदार भी। बहुत ही बढ़िया है। तो वैसे ऑब्वियसली बच्चे इतनी अच्छी रैंक पर सीएसई टारगेट करते हैं, कंप्यूटर साइंस, बट स्टिल मैं पूछना चाहूंगा कि अभी आप कौन सी आईआईटी में कौन सी ब्रांच को अपना एम लेकर चल रहे हैं? मैं आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस को एम लेके चल रहा हूँ। आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस। हाँ जी। वेल, वेरी गुड। तो मुझे एक बार आप ये बताइए कि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हमारे पास हैं, इतने सारे ब्रांड्स हमारे पास हैं, फिर भी आपने हिसार में रह के ही अपने इंडिविजुअल टीचर्स को चूज किया, इसका क्या स्पेसिफिक रीजन रहा? कोचिंग स्टार्ट होने से पहले ही स्टार्टिंग के दिनों में मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था टीचर से भी, मेरे मैथ्स फिजिक्स के टीचर से भी और स्काई सर से भी। तो बस जो बॉन्ड बन गया उसको छोड़ने का कभी मन किया नहीं, और हमेशा भरोसा था कि हाँ, यहाँ से भी मैं वही कर सकता हूँ जो मैं कहीं बाहर जाके कर पाऊंगा। अच्छा, तो आप एक बार बताएंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप किन किन टीचर से पढ़े? मैं मैथ्स वरुण सर से पढ़ा हूँ और फिजिक्स विकास सर से पढ़ा हूँ। केमिस्ट्री में स्काई सर से पढ़ा हूँ, जो स्काई कैंप पे पढ़ाते हैं। तो आप क्लास 11th में पढ़ने के लिए आए थे तीनों सब्जेक्ट्स या 9th से पढ़ना स्टार्ट किया आपने? मैंने क्लास 9th में V2 क्लासेस ज्वाइन कर लिया था। ओके। क्लास 9th और 10th में मैंने तीनों सब्जेक्ट वहीं पे पढ़े, और क्लास 11th में मैंने स्काई कैंप पे केमिस्ट्री ज्वाइन किया था, मैथ्स फिजिक्स। बट स्काई सर पे ही जाना था हमेशा से, मेरी बहन भी स्काई सर से ही पढ़ी थी। ओके। तो क्लास 11th में मैं उन पे आ गया। बहुत ही बढ़िया। तो ऐसा कभी लगा आपको इस 2 साल की जर्नी के दौरान जब आप स्काई सर से या बाकी टीचर से पढ़ रहे थे कि अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा होता, XYZ इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा होता, तो मैं ज़्यादा बेटर कर पाता या मुझे वहाँ कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता? ऐसा कभी फील हुआ, ऐसा महसूस हुआ कभी आपको? ऐसा महसूस नहीं हुआ मुझे, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे वहाँ कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती तो कुछ चीज़ें भी होती जो मैं लैक करता वहाँ पे। जैसे मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता मेरे पास वहाँ पे, और जो टीचर्स का बॉन्ड मेरा यहाँ पे बन चुका था टीचर्स के साथ, मुझे नहीं पता मैं वहाँ पे बना पाता है फिर नहीं। तो मतलब आप कह रहे हो कि अगर आप होम टाउन में रह के
अपने टीचर से अच्छे से बॉन्ड बना के, जिसे पढ़ा के मतलब पढ़ते चलते हो, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जब आपने स्टार्ट किया था तो तब आपका गोल था ऑल इंडिया रैंक 100 से नीचे लेके आने का, या कैसे ये बना इस प्रोसेस के दौरान क्या रहा, मतलब किसने आपको इतना मोटिवेट किया बढ़िया परफॉर्म करने के मतलब लिए? मैंने क्लास 9th में जब मैं ज़्यादा पढ़ाई के लिए उतना पैशनेट भी नहीं था, नॉर्मल स्कूल बॉय था, तो मेरे पापा ने अर्ज किया कि अभी से कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो क्लास 9th से ही जब मेरे क्लास वगैरह में आंसर्स अच्छे आए और टेस्ट वगैरह में मार्क्स अच्छा आए, धीरे धीरे मुझे मेरी कैपेबिलिटीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ, जो मैंने पहले उतना नहीं सोचा था। तो आपने इंडिविजुअल क्लासेस जहाँ पे ज्वाइन करी, ऐसा बहुत कॉमन डाउट रहता है कि यार मैं अगर किसी कोचिंग में जाता तो वहाँ पर तीनों टीचर एक साथ बैठे हुए हैं, मेरी क्लासेस पूरी वहीं हो जाएंगी, लेकिन इंडिविजुअल हमेशा डाउट आता है कि पता नहीं किस किस टाइम क्लास हो, मैं कैसे मैनेज करूँगा। तो वहाँ कोई दिक्कत आपको किसी तरह की हुई इसके अंदर? नहीं, वहाँ कोई दिक्कत आई नहीं कभी, क्योंकि एसआईटी के टीचर्स ने सिस्टम इतना अच्छा बनाया हुआ है कि कभी कोई क्लासेस क्लैश नहीं होती, सब क्लासेस कॉन्टिन्यूस चलती हैं, और बीच में कोई गैप आता भी है तो हम टीचर्स के इंस्टीट्यूट पे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हैं, तो कभी टाइम वेस्ट नहीं होता हमारा। बहुत ही बढ़िया। तो ये सिर्फ क्लासेस के लिए रहता है, या फिर अगर आपको डाउट्स पूछने हो, मॉक टेस्ट कुछ देने हो, वहाँ भी ऐसा कोऑर्डिनेशन मिलता है देखने हर को? चीज़ में बढ़िया कोऑर्डिनेशन रहता है, कभी डाउट्स के लिए हम किसी भी टीचर को कॉल कर सकते हैं, वो टाइम दे देते हैं हमें, और टेस्ट भी टीचर्स कोऑर्डिनेट करके रख लेते हैं ताकि कभी क्लैश ना हो। तो यानी कि ये बात बहुत क्लियर है यहाँ पर कि इंडिविजुअल टीचर से पढ़ के भी हम बहुत अच्छी रैंक लेकर आ सकते हैं। ये बहुत डाउट लोगों का रहता है, क्योंकि पता है अपने आप में एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट होने के बावजूद फिर उसके बाद इतनी अच्छी रैंक लेना, दैट टू फ्रॉम अलग अलग टीचर से पढ़ के, एक अगेन मैं तो ये कहूँगा एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है ये। क्योंकि जनरली आप देखो, कोई भी अगर अच्छी रैंक लेकर आया बच्चा, वो एक ऐसी जगह पढ़ रहा होता है, कोटा में या सीकर में, कहीं बड़ी जगह पर जहाँ पर इंस्टीट्यूट बहुत सारे इस्टेब्लिश्ड हैं। यहाँ पर ये सिस्टम फॉलो हो रहा है SR में। मैं तो जब सुना मैं तो बहुत सरप्राइज था सुन के कि बच्चा यहाँ इतनी अच्छी रैंक लेकर आया। यार अगेन केशव, बहुत बहुत मुबारक हो। तो एक बार आपके करिकुलम की बात करते हैं कि आपका रूटीन कैसे रहा इस प्रिपरेशन के दौरान। 2 साल जैसे भी आप पढ़ते थे, कितनी क्लासेस रहती थी, कितने घंटे आप अलग से सेल्फ स्टडी करते थे या नोट्स रिवाइज करते थे, प्रैक्टिस करते थे? थोड़ा एक बार अपन रूटीन की बात करते हैं यहाँ पर। तो क्लासेस हमारी लगभग 1.25 घंटे की रहती थी, तीनों सब्जेक्ट्स की, ठीक जो है। दिन में होती थी हमारी। हफ्ते में कितने दिन होती हैं क्लासेस ये? हफ्ते में 5 दिन हमारी क्लासेस होती थी। ठीक है। सैटरडेज को टेस्ट होते थे, संडेज यूजुअली ऑफ होते थे। ओके। और मेरा शेड्यूल यही रहता था कि मैं सुबह कोशिश करता था टाइमली उठ जाऊं और क्लासेस से पहले अच्छे से थोड़ा देर पढ़ लूं, जो भी होमवर्क है वो पूरा कर लूं। फिर क्लासेस के बाद शाम को घर पहुंच के फिर मैं कोशिश करता था कि जल्दी पढ़ने बैठ जाऊं और रात को भी टाइमली सो जाऊं ताकि सुबह ज़्यादा लेट ना उठूं। तो ये 5 क्लासेस 11th में भी थी या 12th में 5 क्लासेस हुई थी? नहीं, 11th में भी हमारी 5 क्लासेस 5 होती क्लासेस थी। होती थी, ठीक है। तो इस ऑब्वियसली इतना लंबा सफ़र है, 2 साल की जर्नी थी हमारी, अप्स एंड डाउन्स आए होंगे। तो इस अप्स एंड डाउन्स में कभी ऐसा लगा कि यार पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है? पेरेंट्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है इस जर्नी के अंदर? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे घर पे तो मेरे फादर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे मेरे साथ, और कभी भी मैं डाउन फील करता था तो मैं अपनी मम्मी और पापा दोनों के साथ शेयर करता था। दोनों हमेशा ही बहुत मोटिवेटिंग रहते थे, और घर का एटमॉस्फेयर भी बहुत हमेशा रहता था कि मैं मोटिवेटेड फील करता था पढ़ने हमेशा। का बिल्कुल माहौल हाँ था हाँ। वहाँ पर। और टीचर्स का इसके अंदर क्या रोल रहता है? बच्चा कभी लो फील करे, चाहे टेस्ट में, चाहे क्लासेस के दौरान, मुझसे सवाल नहीं हो रहा, ऐसा बहुत बार देखने को आया है कि हम जिस एनर्जी से एडमिशन लेते हैं, 1-2 महीने के अंदर वो एनर्जी काफ़ी डाउन होती फील होती है, क्योंकि ऑब्वियसली टॉपिक्स डिफिकल्ट होते हैं धीरे धीरे, है ना, चैप्टर सिलेबस बढ़ता रहता है। तो ऐसा कई बार देखा गया कि बच्चा जो है 1 महीने 2 महीने बाद जो है थोड़ा डाउन फील करता है। तो उस टाइम पर टीचर्स ने आपकी कैसे हेल्प करी, एक बार वो और बताएंगे बिल्कुल। डाउन मैंने कभी फील किया नहीं, क्योंकि मेरे टीचर्स के साथ रेगुलर इंटरेक्शन होती रहती थी, हमेशा मोटिवेटेड इंटरेक्शंस होती थी, और क्योंकि मैं बहुत क्लोज था दोनों अपने तीनों टीचर्स के, तो हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइसेस देते थे वो मुझे, तो मैं कभी डाउन फील किया ही नहीं मैंने। तो आपने जब भी कोई टॉपिक, किसी भी टीचर ने, लेट से स्काई सर ने कोई टॉपिक खत्म किया या वरुण सर ने कोई टॉपिक खत्म किया, तो आप मेंस और एडवांस की PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले कवर करते थे या बाद में लास्ट के लिए बचा के रखा आपने? वो कैसे किया आपने साथ में? मेंस और एडवांस दोनों के PYQs मैंने चैप्टर्स के साथ तो नहीं किए, वो तो लास्ट में किए। चैप्टर्स के साथ तो मैंने सर के दिए हुए स्टडी मटेरियल्स और बुक्स ही सॉल्व की, जिससे मेंस और एडवांस दोनों कवर हो ही जाते थे। ओके। तो तीनों सब्जेक्ट को साथ में बैलेंस करके चलने के लिए क्या करना चाहिए एक बच्चे को? तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करना तो बहुत ज़रूरी है, और एक नेचुरल टेंडेंसी हमेशा हमारी रहती है कि हम 1 या 2 सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ते रहते हैं। बट मैं यही कोशिश करता था कि जब एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो फिर लगातार उसको पढ़ने का मन करता है, तो उसको पढ़ता हूँ जब तक पढ़ना है, बट फिर थोड़ा कंट्रोल करके दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच करता था ज़बरदस्ती। तो इसके लिए कोई आपने टाइम टेबल बनाया हुआ था, या कुछ बस जब तक पढ़ रहा हूँ पढ़े जा रहा हूँ फिर रुक गया?
कैसे इसको मेंटेन मैं करते थे? अपनी नेचुरल टेंडेंसी पे चलता था कि जब मेरा फिजिक्स में पढ़ रहा हूँ तब मेरा फिजिक्स का मन कर रहा है तो मैं फिजिक्स पढ़ता रहता हूँ, बट जब मुझे पता चल गया कि अब मैंने फिजिक्स बहुत पढ़ लिया, बाकी सब्जेक्ट का टाइम है, तो फिर दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच कर लेता था। तो ये पता लगने वाला मतलब आपका कुछ टाइम था, 1 घंटा 1.5 घंटा, या सैचुरेशन का पार्ट था ये? कि सैचुरेशन का भी पार्ट था और आइडिया था कि कितना मुझे मतलब वीक बाय वीक कितना कवर करना है पार्ट, तो जितना पार्ट कवर हो गया फिजिक्स का सफिशिएंट, तो मेरे को केमिस्ट्री भी कवर करनी है, मैथ्स भी कवर करना है, तो फिर उन पे स्विच कर लेता था मैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने रूटीन को मिस किया हो, अपना जो भी प्लान था, जो भी आप फॉलो करना चाह रहे थे या जो भी आप करते जा रहे थे, कभी वो तबीयत खराब हो गई, कहीं जाना पड़ गया तो कभी मिस हुआ हो, ऐसा कभी हुआ? होता था, बहुत होता था, रूटीन तो तो मिस होता ही है, वो तो नेचुरल टेंडेंसी रहती थी ह्यूमन बीइंग की कि कभी ना कभी तो हम मिस रूटीन कर मिस देते हैं करते ही चीजें, हैं, बट हाँ। मैं उसी को एज अ मोटिवेशन लेता था, वही चीज़ मुझे फ्यूल करती थी कि अब ये दिन मेरा खराब हो गया तो मुझे कल अच्छा करना पड़ेगा। तो कल अच्छा करने का मतलब जो मैं डेली करता जा रहा हूँ वो तो करना ही है, प्लस एडिशनल आवर्स देने पड़ेंगे उसके लिए। तो जनरली अगर एक बच्चा, लेट से मैं एक हफ्ते की बात करता हूँ, करंट वीक चल रहा है, वो बिल्कुल सही से पढ़ रहा है, बट नेक्स्ट वीक उसको किसी कारण से कहीं जाना पड़ गया, हेल्थ ठीक नहीं थी, 3-4 दिन उसके मिस हो गए, तो उसको कवर करने के लिए वो कितना और टाइम दे? मतलब उसको 4 दिन को 4 दिन में कवर करा जाए या 4 दिन को प्लान बना के 8 दिन में कवर किया जाए? क्योंकि आपके पास ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक का लोड तो रहेगा ही, आपको जो पुराना कवर करना है उसके लिए टाइम बनाना पड़ेगा। तो क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है इसके अंदर कि आप सेम टाइम में कवर करो या थोड़ा उसको एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो आप? बेस्ट स्ट्रैटेजी तो ये रहेगी कि हम देखें कि हमारा करंट वर्कलोड कितना है उसके बाद, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो वही रहनी चाहिए कि वो मिस तो हो गया बट इसमें कोई मिस नहीं होना है, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। तो जितना मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक चल रहा है तो हम उसको ज़्यादा डेज में स्प्रेड कर सकते हैं, बट ठीक अगर है, कोई लाइट टॉपिक्स चल रहे हैं तो हम उसको जल्दी कवर जल्दी कर कवर सकते कर हैं। सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफिकल्ट और ये जो लाइट है, ये ऐसा कहा जाता है कि हम जब भी कोई चीज़ पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम, ऑब्वियसली हमें सब कुछ डिफिकल्ट लगता है, तो आपने ये डिफिकल्ट, ईजी या मीडियम कैसे कैटेगराइज कर रखे थे अपने लिए? कैटेगराइज मैं जो भी फील करता था पढ़ते वक्त कि कुछ चैप्टर्स के सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होते थे, उनमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होती थी, और कुछ चैप्टर्स होते थे जिनमें मल्टीपल एप्लीकेशन बेस्ड वेरिएशन क्वेश्चन आते हैं, और मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस बन बन सकते जाते थे। हैं, करेक्ट, ठीक है। तो देखो, दो, अगर कोई ऐसा होता मैंने आज पढ़ाई करी कल पेपर दिया तो फिर भी चीज़ें आसान होती है, बट 2 साल के लंबे जर्नी के अंदर डिस्ट्रैक्शन ना आना संभव नहीं है। अब प्रिटी श्योर कि आपको बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस रही होंगी, चाहे वो मोबाइल फोन के थ्रू हो, सोशल मीडिया के थ्रू हो, तो कैसे आपने उनको या तो आने से रोका, या अगर आ रही थी कैसे उनसे आप बचे? डिस्ट्रैक्शंस तो आती थी और मैं कोशिश करता था अवॉइड करने की, बट कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम भी कर जाता था। अच्छा, तो जब भी हो जाता था तो उसके बाद गिल्ट होता था, तो फिर वही गिल्ट से मैं अपने आप को फील करता था कि अब मैंने कर लिया तो अब मेरे को एक्स्ट्रा आवर्स फिर बाद में देने पड़ेंगे, तो अगले दिन अच्छा करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बहुत बार पाया गया है कि अगर आप डिस्ट्रैक्शन की वजह से कहीं फंस जाते हो तो जनरली कोई एस्पिरेंट जो है इसके अंदर ना एक एक लूप में फंस जाता है कि आज मान लो मैंने क्लास छोड़ी तो कल मैं जाऊंगा, मुझे समझ नहीं आया, अगली क्लास जाने का मन नहीं करेगा, एक लूप में फंस गए। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस टाइम पर अपने टीचर से बात कर लेना तो उस लूप से निकलने का सबसे बेस्ट तरीका वही होता है, बिकॉज इट लूप्स ऐसे ही चलता ही रहता है और आपको उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब अगेन हर एक की कुछ अलग फ्यूल करने की कैपेसिटी होती है, जैसे हमने केशव से सुना कि वो उस रिग्रेट को ही अपने को फ्यूल करता था, अगर आप भी ऐसा कर सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है, रिजल्ट आपके सामने यहाँ पर है ही है, ठीक है। तो केशव, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली आप जिस तरीके से पढ़ाई करा है, आपने रिजल्ट निकाला है, काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता होगा, तो कुछ एक्स्ट्रा करिक्स, कुछ भी एक्टिविटी, खेलना कूदना आप सजेस्ट करते हैं या आपने किया है अपने टाइम पर? मैंने अपने टाइम पे तो ज़्यादा नहीं किया 11th-12th में तो, बट टुवर्ड्स द एंड एडवांस से आखिरी 2 महीने मैंने लगा रेगुलर बैडमिंटन खेला था 1 महीना, ओके, जिसने मुझे लगता है कि एडवांस वाले दिन मुझे बहुत हेल्प की, किस तरीके से? क्योंकि एडवांस के पेपर में एक बड़ा गेम ये भी होता है कि 6 घंटे बैठ के पेपर बैठ के देना, देना, तो हाँ, उसके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ भी ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि उसने भी मेरी बहुत मदद की, बट मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि हमें एक रेगुलर पूरे 2 साल 1 घंटा कुछ ज़रूर खेलना चाहिए। खेलना चाहिए। और आपके हिसाब से जो टेस्ट रहते हैं, जो भी सेंटर पे पार्ट टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी प्रिपरेशन के अंदर या आपकी रैंक के अंदर? वो तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते ही हैं, क्योंकि हम पढ़ते तो रहते ही हैं, बट अगर हम एसेस ही नहीं करेंगे खुद को कि हम कितना पढ़ रहे हैं और वो कितना हम सीख चुके हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर मान लीजिए जिन टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, इसमें ऐसा हो सकता है कि मेरे कभी रिजल्ट अच्छा ना आए या जो मैं सोच रहा था वैसा ना आए, तो जनरली इसमें बड़ा डिमोटिवेशन फील होता है कि मैं सोच के गया था, अटेम्प्ट करके आया था 250 नंबर का, 240 का अटेम्प्ट करके आया था, बट मेरे मार्क्स सिर्फ 140 आए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मतलब खुद से ही चीज़ें कवर अप करो, टीचर से बात करो। आपकी इस जर्नी में टीचर का क्या रोल रहा है इसके अंदर, पेरेंट्स का क्या रोल रहा है जब कभी आपके मार्क्स कम आए,
या आपकी एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आए तो क्या रोल रहा टीचर्स का या पेरेंट्स का इसके अंदर? मार्क्स कम आते थे तो दुख तो होता था, बट फिर उस दुख को थोड़े टाइम तक लिमिट करके फिर उसको ओवरकम करने की कोशिश करता था मैं, कि कहाँ गलतियाँ हुई उन्हें देखूँ, अपने टीचर से डिस्कस करूँ कि इनको कैसे ओवरकम कर सकता हूँ मैं, और फिर उन्हीं पे मेहनत करूँ आगे। तो इन मॉक टेस्ट ने डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प करी जैसा आपने बताया। आप ये बताइए, इतनी अच्छी रैंक लेके आने के लिए आपने एडवांस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो जो मॉक टेस्ट का लेवल यहाँ रहा टीचर्स ने जो आपको कराए और जो आपने एक्चुअल एग्जाम देखा, चाहे वो जेई मेंस का हो चाहे जेई एडवांस का हो, उनमें आपको कितनी सिमिलैरिटी लगी कि जो मॉक टेस्ट कराए गए हैं मुझे सेम लेवल पर ही एक्चुअल एग्जाम देखने को मिला, या मैं बहुत सरप्राइज था वहां पर कि इतना डिफिकल्ट या इतना अलग एग्जाम आ गया? जैसे जेई मेन में हमने 2024 के सारे पेपर्स अटेम्प्ट करवाए थे हमें मॉक की तरह, तो जेई मेन 1 में मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था, क्योंकि जेई मेन 24 से कंपैरेटिवली थोड़े हार्ड थे। हार्ड आ गए थे, करेक्ट। तो फिर 2 में मुझे समझ आ गया था कि सिर्फ 24 पे मैं रिलाई नहीं कर सकता, और बाकी मैंने ओवरऑल थोड़ी एक्सपेक्टेशन बेटर के साथ गया मैं, तो सेकंड जेई मेन में मैं बेटर कर पाया। बेटर कर पाए। और तो आपकी जेई मेन 1 में कितनी परसेंटाइल थी? जेई मेन 1 में मेरी 99.95 थी। 95, और जेई मेन 2 में 2 के अंदर 99.984। 984, तो आपने यहाँ इंप्रूव किया है जनवरी से अप्रैल के अंदर, और फिर आपके एडवांस में ऑब्वियसली बहुत अच्छी रैंक आई है। तो मुझे एक बार ये बताइए कि जेई मेन 1 में आपने ऑब्वियसली वो भी अच्छा ही किया था, बट उसको भी फर्दर इंप्रूव करने के लिए और फिर एडवांस को इंप्रूव करने के लिए सिमिलर स्ट्रेटेजी रही आपकी, या कुछ अलग आपने दोनों के लिए फॉलो किया? जेई मेन 1 के बाद मेरे टीचर्स ने मुझे यही कहा था कि पेपर खराब हो गया इसलिए थोड़ी कम है परसेंटाइल, तो कुछ अलग करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उससे 1-1.5 महीना पहले हम पूरी मेंस की फुल फोकस तैयारी कर ही चुके थे। ठीक है। तो उसके बाद फुल फोकस एडवांस पे लग चुके थे, ठीक है। और ये तो पता ही था कि अगला पेपर अच्छा होगा तो इम्प्रूव तो पक्का तो होगा। आपने जेई मेन सेशन 2 के लिए कुछ मॉक टेस्ट वगैरह एक्स्ट्रा दिए, या जो चल रहा था टीचर्स करा रहे थे वही आपने रखा अपने साथ? जेई मेन 2 से 5-10 दिन पहले बस मॉक शुरू किए थे। मॉक शुरू किए थे। और जेई एडवांस की जो फाइनल प्रिपरेशन होती है उसमें और जेई मेंस में कितना एग्जैक्टली फर्क आता है, आप ये बताइए मुझे। बहुत फ़र्क आता है, मतलब जो हम 2 साल पढ़ते हैं वो लगभग हम दोनों के बीच का पढ़ते हैं, ओके। लेकिन जब हम जेई मेन की तैयारी करते हैं तो काफ़ी चीज़ें थोड़ी आसान लगती हैं हमें, तो हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, बट जब एकदम से जेई मेन के बाद एडवांस की तरफ स्विच करते हैं तो एकदम से डिफरेंस फील होता है, खासकर फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में। तो उसके साथ एक बार कोप करना पड़ता है, और फिर मुश्किल सवालों की प्रैक्टिस हो जाती है धीरे धीरे। तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ करे मेंस की एडवांस की, या बाद के लिए रखे आपने, या मॉक टेस्ट के थ्रू करे, किस तरीके से आपने? जैसे 2024 का तो आपने बताया कि मेंस जेई मेंस से पहले मैंने दिए थे, बट व्हाट अबाउट 23, 22, 21, इनका क्या किया आपने? इनके क्वेश्चंस मैंने जेई मेन के तो बुक से किए, सब्जेक्ट वाइज जो भी चैप्टर मुझे लगे कि इनकी ज़रूरत है उनके ज़्यादा लगा लिए, बाकी के कम लगा लिए। और जेई एडवांस की बात करें तो पीवाईक्यू आखिरी के दिनों में ही करे। लगभग 5 साल के पीवाईक्यू तो हमने एज इट इज पेपर दिए 6 घंटे के, और बाकी के मैंने एज प्रैक्टिस पेपर्स दिए कि जब भी टाइम लगा तो थोड़ा थोड़ा कर लिया। 2020 से लेकर 2024 तक के आपने एडवांस के भी पीवाईक्यूज करे। पीवाईक्यूज का यहाँ पर हमारा मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैं सबको बता दूं, कोई कंफ्यूजन यहाँ रहनी नहीं चाहिए। ऑब्वियसली उनसे एक आइडिया लग जाता है कि पेपर हमारा किस तरह का आ रहा है और किस तरह से हमें अपने प्रिपरेशन को मोल्ड करना है इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बहुत कॉमन सवाल के ऊपर आता हूँ केशव, कि केमिस्ट्री रैंक बूस्टर होती है, कि केमिस्ट्री में आप कम एफर्ट्स डाल के ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हो। आपके केस में ऐसा रहा क्या? हाँ बिल्कुल रहा। केमिस्ट्री थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट है मैथ्स और फिजिक्स से, जहाँ मैथ्स और फिजिक्स में हमें पहले तो मेहनत करनी है, हमें पेपर में भी मेहनत करनी पड़ेगी आंसर निकालने के लिए, बट अगर हमने केमिस्ट्री में पहले मेहनत कर ली तो हमें पेपर में कम मेहनत करनी पड़ेगी। ओके। तो बहुत कम टाइम में हम केमिस्ट्री में मैथ्स और फिजिक्स से भी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये बात आप कौन से पार्ट के लिए कह रहे हो? फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए तो है ही, फिजिकल फिर भी थोड़ी सिमिलर है जिसमें हमें टाइम लग जाता है सॉल्व करने में। हाँ जी, बट स्पेशली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए तो हम अगर पेपर से पहले अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो हम बहुत जल्दी अपना रैंक बूस्ट कर सकते हैं आसानी से मार्क्स स्कोर करके। तो ऐसा कुछ गलतियां ऐसी जो आपने कभी करी हो या आपको लगता है बच्चे करते हैं प्रिपरेशन के दौरान, केमिस्ट्री में स्पेशली, फिजिकल को लेके या इनऑर्गेनिक को लेके या ऑर्गेनिक को लेके, कि हमें नहीं करनी चाहिए, जो आप बच्चों को एडवाइस करना चाहेंगे? गलतियां तो ये कि हम यूजुअली एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हैं केमिस्ट्री में, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो एंड के दिनों में हमें रियलाइज़ होता है कि जब कि एनसीईआरटी पढ़ी होती तो कितना बेटर होता। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तो स्पेशली, और फिजिकल में भी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी को प्रायोरिटी दें और एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ें, और केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स की भी बहुत अहमियत है। ओके।
कि हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आखिरी के दिनों में हमें बहुत मदद होगी। जल्दी हो जाएगी। मुझे एनसीईआरटी से एक चीज़ और ध्यान आती है, क्योंकि क्लास 12 बोर्ड की क्लास होती है, तो आपने कोचिंग के अलावा अलग से भी सीबीएसई बोर्ड के लिए कुछ पढ़ाई करी है? जो नोट्स आपको यहाँ मिले थे वो सफिशिएंट थे आपकी सीबीएसई के लिए? मैंने अलग से तो कोई तैयारी नहीं की, वही बहुत सफिशिएंट है, टीचर्स के क्लास नोट्स में ही सब कवर हो रहा था। और बाकी हम एनसीईआरटी तो पढ़ रहे हैं तो उससे भी सब कवर हो रहा है, और आखिरी के दिनों में ही बस बोर्ड के टाइम थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट मार के हम आराम से बोर्ड्स तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट लास्ट में एनसीईआरटी को ही देने हैं हमें, हाँ एनसीईआरटी और पीवाईक्यू क्वेश्चंस देख लेंगे तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस और आ आइडिया जाएगा लग papers जाएगा। वगैरह। आपका सिलेबस टिपिकली कब खत्म हो जाता है इसका 12th क्लास के अंदर? हमारा सिलेबस अक्टूबर एंड में ख़त्म हो गया था और नवंबर से फिर हम फुल फ्लेज जनवरी जे मेन पे लग गए थे। जे मेन पर लगे थे, ठीक है। तो अक्टूबर में सिर्फ क्लासेस, मतलब सिलेबस पूरा हुआ था या क्लासेस बंद हो गई थी आपकी? सिलेबस पूरा हो गया था और रेगुलर क्लासेस बंद हो गई थी, बट हमारी वीक में 1-2 क्लासेस चलती रहती थी, जो डाउट सेशंस हो गए, डिस्कशन क्लास हो गई और रेगुलर मोटिवेशन क्लास, कि हम सब सही पाथ पे जा रहे हैं ना। ठीक है, और मॉक टेस्ट भी इस दौरान चलते रहे आपके? मॉक टेस्ट और रिवीजन टेस्ट चलते रहते हैं। ठीक है। तो ये जो मॉक टेस्ट आपको करवाए हैं, ये प्लानिंग सर लोगों ने अपने आप दी थी आपको, या आपने कोई थर्ड पार्टी, जो इतने सारे हमारे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आती हैं, वो ज्वाइन करी? मैंने टेस्ट सीरीज तो 2-3 ज्वाइन की थी, बट मैं उनके कभी टेस्ट दे ही नहीं पाया, क्योंकि हमारे सर ने ही इतने अच्छे से सिस्टम सब ऑर्गेनाइज कर रखा था, सब कुछ ऑलरेडी प्री प्लान तरीके से टेस्ट ऑर्गेनाइज करते थे कि वही बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होते थे, कुछ और देने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। तो आपकी इस प्रिपरेशन के अंदर आपके जो भी इंडिविजुअल टीचर्स थे, इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के, मैंने सुना है कि इनका एक एसोसिएशन भी है HIT के नाम से ना, हिसार इनक्रेडिबल टीचर्स, क्या रोल रहा है इनका इस प्रिपरेशन के अंदर? बहुत अच्छा रोल रहा, क्योंकि टीचर्स की ऑर्गेनाइजेशन थी तो सब टीचर्स आपस में भी बात कर सकते थे बच्चों के बारे में और सब कुछ प्लान कर सकते थे, और सब कुछ कौन टीचर कब टेस्ट रखेगा ताकि क्लैश ना हो, क्लासेस की टाइमिंग सब बहुत ऑर्गेनाइज वे में कर पाते थे। ओके, तो तीनों सब्जेक्ट में सबसे फनी टीचर या कनेक्टेड टीचर कौन है आपके साथ? स्काई सर ही कहूँगा मैं तो, क्योंकि स्काई सर जितना फनी इंसान और इतना फ्रेंडली टीचर, कोई एक इंसिडेंट तो ऐसे नहीं याद आ रहा, बट रेगुलर रोज क्लास में भी जो सर की क्लास का माहौल रहता है एकदम फनी, और सर बच्चों से जैसे इंटरेक्ट करके पढ़ाते हैं। तो सर सीरियस लगते हैं फोटो में, तो काफी डांट वांटते रहते हैं जैसे, नहीं? नहीं, कोई भी स्काई सर की क्लास में बैठा है तो जानता है कि कितना लाइट माहौल रहता है और कितना फनी वे में सर पढ़ाते हैं, तो क्लास में बोरियत तो कभी होती ही नहीं। मैंने तो सर की फोटो देखी थी उनके बैनर पर, तो ऐसा लगा बहुत सीरियस, वो डांटने वाले टीचर है, नहीं? नहीं ऐसा तो नहीं। चलो ठीक है। तो स्काई सर के बारे में कुछ लास्ट में आप 2 शब्द कहना चाहते हो अगर, कि आपको केमिस्ट्री के थ्रू या आपको ओवरऑल आपकी इस प्रिपरेशन में सर ने जो भी कुछ हेल्प करी हो, वो आप मेरे को एक बार बताइए बिफोर वी कम टू द क्वेश्चंस जो बच्चे जनरली डाउट रखते हैं अपने। स्काई सर का तो बहुत बड़ा रोल रहा मेरी अच्छी रैंक लाने में, मतलब जो स्काई सर के साथ अच्छी इंटरेक्शन रहती थी, क्योंकि सर इतने फ्रैंक थे हमारे साथ और एकदम एक बड़े भाई की तरह थे हमारे लिए, तो बहुत ज़्यादा रोल रहा सर का। और सर की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती थी कि अच्छा तो बहुत टीचर्स पढ़ाते हैं, बट सर की स्पेशलिटी यही थी कि जो सर का सिस्टम था एकदम सब कुछ पहले से वेल डिसाइडेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, चाहे वो टेस्ट का सिस्टम हो, क्लासेस का सिस्टम हो, एडवांस क्लासेस का सिस्टम हो, तो वही स्काई सर की स्ट्रेंथ थी जिसने सबसे ज़्यादा हेल्प की, सर का जो प्री प्लान ऑर्गेनाइज सिस्टम था। तो केशव, कुछ चीज़ें हमें यहाँ बच्चों ने डाउट्स पूछ रखे हैं जो कि जनरली हर एस्पिरेंट के रहते हैं, मैं बहुत कॉमन डाउट्स यहाँ पर लूँगा कि बैकलॉग एक चीज़ होती है, अगर आप क्लासेस मिस कर दो वो बनना शुरू हो जाता है। ऑब्वियसली आइडियल सिनारियो में बैकलॉग भी बनना नहीं चाहिए, बट वी नो कि बहुत चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हेल्थ हो गई कई बार चीज़ें, तो अगर किसी का बैकलॉग बन जाए तो उसको कैसे टैकल करे वो बच्चा? बैकलॉग को टैकल करने का वही तरीका है जो मैंने पहले बताया, कि उसके बाद जो हो गया वो हो गया, मेन प्रायोरिटी अब आने वाले चैप्टर्स को दो, उनको बिना हार्म करें, हम जितना पिछला कवर कर सकते हैं उतना कवर करें, चाहे उसको जितना टाइम लगे। और जो मान लो किसी का बैकलॉग नहीं है, नॉर्मल केस में चल रहा है, तो आपके हिसाब से सोना कितना ज़रूरी है और कितने घंटे सोना ज़रूरी है इस प्रिपरेशन के दौरान? सोना तो बहुत ज़रूरी है, हम कई बार सोचते हैं कि कम सो के ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बट मेरे साथ तो ऐसे ही होता था कि मैं 1-2 दिन कम सोता था तो फिर तीसरे दिन अपने आप फिर नींद ज़्यादा आई जाती थी, तो इसलिए बहुत तो जनरली कितने घंटे सोते थे आप? लगभग 6-7 घंटे सोना ज़रूरी है। हाँ जी। तो इसकी वजह से प्रिपरेशन में कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं। ठीक है। आप मेरे को ये बताइए कि 11th कोई बच्चा नया आता है करने के लिए, तो अच्छे से तैयारी कर रहा होता है, लेकिन 11th खत्म होती है, 12th स्टार्ट होती है, तो 11th का पिछला पार्ट जो हमने स्टार्ट किया था उसको जनरली भूलने लग जाते हैं, तो वो रिवीजन कैसे रखें 12th के साथ साथ, जो ताकि 12th भी हमारी इफेक्ट ना हो और 11th भी हमारी साथ साथ चलती रहे, ऐसे क्या करें उसके अंदर?
यहीं पे टीचर्स का रोल आ जाता है। जैसे स्काई सर ने बहुत अच्छे तरीके से क्विज़ेस का शेड्यूल ऑर्गेनाइज कर रखा था कि हमारी सिलेबस के साथ साथ बैकग्राउंड में पुराने चैप्टर्स की क्विज़ेस चलती रहती थी। ओके। कि बैकग्राउंड में हमारे पुराने चैप्टर्स भी रिवाइज होते रहते थे, उनके टेस्ट भी होते रहते तो वो थे। पूरा स्केड्यूल आपको पहले ही मिल जाता हाँ है जी। 12th की स्टार्टिंग में। हाँ जी। बहुत ही बढ़िया। तो आप मेरे को ये बताइए कि ऐसा कई बार होता है जब अपने क्विज़ेस का कहा, मान लीजिए मैं रिवाइज भी कर रहा था बट मेरे मार्क्स नहीं आ रहे या रिलेटिवली बढ़ नहीं रहे, तो उस केस में बच्चा क्या करे कि मेरे मार्क्स मॉक टेस्ट में कम आ रहे हैं या क्विज़ेस में कम आ रहे हैं, तो जनरली बहुत लो फील होता है। तब क्या किया जाए कि मेरे मार्क्स इंप्रूव हों और मेरी ऑब्वियसली तैयारी बढ़िया रहे इसके अंदर? लो तो फील होता है, बट खुद को फिर रेक्टिफाई करना पड़ता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। अपने टीचर से डिस्कस करें कि हम सही कर रहे हैं क्या, और अगर हम सब कुछ सही कर रहे हैं तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि हमें निराश होना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल फिर मार्क्स आने लग जाएंगे। बस अगर हम रेगुलरली पढ़ते रहें सही तरीके से और स्ट्रगल करते रहेंगे तो फिर मार्क्स तो आ ही जाएंगे। और ऐसे में ये भी हो सकता है कि आपके मार्क्स नहीं आए तो नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो गए। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि यार मैं सही भी रास्ते पर हूँ या नहीं हूँ, ऐसा ना हो मैंने गलत चूज कर लिया एक्साइटमेंट के अंदर। उन नेगेटिव थॉट से या ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जाए? मेरे को तो जब भी ऐसे थॉट्स आते थे, मैं तो या तो अपने सर से या फिर पेरेंट्स से डिस्कस कर लेता था। तो पेरेंट्स और टीचर्स का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं फिर से इस बात पे एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि इस जर्नी को जनरली लोग मानते हैं सिर्फ बच्चे की जर्नी है, ये ऐसा नहीं है। ये बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स की और टीचर्स की एक कलेक्टिव एफर्ट होते हैं, तभी जाके आपकी अंडर 100 रैंक यहाँ पर आ सकती है। देखिए, ठीक है ना। एक आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ केशव, कि बहुत सारे बच्चे ऑब्वियसली आपकी तरह एक अच्छी रैंक लाने की सोचते हैं, वो भी अपने घर बैठकर। तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे लास्ट में कि आप घर बैठकर तैयारी भी कर लें अच्छे से, आपकी रैंक भी आ जाए, और आपको क्या नाम है, क्या क्या सही रिसोर्सेज या आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, वो आप मेरे को बताइए मेरे को। मेरे हिसाब से अच्छी रैंक लाने के दो ही मेन पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी होते हैं, कि एक तो हम क्वालिटी को क्वांटिटी से ऊपर रखें, कि हम ज़्यादा चीज़ें सॉल्व ना करने की बजाय कम सवाल सॉल्व करें बट अच्छी क्वालिटी की करें और उन्हें ही अच्छे तरीके से करें, रिपीटेटिवली करें। हाँ जी। तो आपने इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर आपने जो भी चीज़ें सॉल्व करी, चाहे वो कोई कंटेंट था, डीपीपीज थी, आपको ऐसा लगा कि जो आपको मिल रहा है यहाँ पर वो सफिशिएंट है या आपको और एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत पड़ी कहीं पर भी? वो जितना मटेरियल टीचर्स देते थे वो भी मोर देन सफिशिएंट था, बट वो हमेशा बच्चे के लेवल के हिसाब से और बुक्स सजेस्ट कर ही देते थे, तो मैं उन बुक्स को भी फॉलो करता रहता था टीचर्स के स्टडी मटेरियल सॉल्व करने के बाद। ओके। तो मैं यहाँ पर फिर से बताना चाहूँगा कि देखो, इस एग्ज़ाम को क्रैक करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन अंडर 100 रैंक यहाँ पर लेके आना एक बहुत मार्वलस अचीवमेंट है। दैट टू ऐसे टाइम पर जब हर कोई एक बड़े कोचिंग के पीछे भागता है। यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ के बच्चे ने ऑल इंडिया रैंक 62 यहाँ पर लेकर आया केशव। तो वेल डन अगेन बालक, एंड आई विश यू वेरी गुड फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू अगेन फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच।